रात को मेरे जेठ जी के कमरे में चीखों की आवाज़ आती थी। मेरी जेठानी जी कब की मर चुकी थी। जेठ जी का राज जानने के लिए एक रात मैं उनके कमरे में छुप गई। फिर जेठ जी ने जो किया है भगवान, जब मैंने पहली बार वह दिल दहलाने वाली चीखों की आवाज़ें सुनी तो मैं पूरी तरह से घबरा गई थी। मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थी। उस समय चारों ओर सन्नाटा था। मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने हाथ टटोलते हुए साइड लैम्प जलाया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे। चीख पुकार की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंज रही थी। हैरान थी कि मेरे बगल में लेटे मेरे पति सचिन अभी भी गहरी नींद में सोए हुए थे। इतने शोर में उन्हें नींद कैसे आ सकती है। कल ही तो मैं सचिन की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से सचिन से हुई थी। मैं बहुत अमीर खानदान की बहू बनी थी। मैं भी एक अमीर खानदान से थी। मेरे सास ससुर कब के मर चुके थे। जेठ जी बहुत देख रेख वाले इंसान थे। मैं उनके व्यवहार से अच्छी तरह से जानती थी। मेरी सचिन से लव मैरिज की शादी थी। हमने एक दूसरे को शादी के लिए खुद ही पसंद किया था और वहीं से हमारे फ़ोन पर बात होने शुरू हो गई। हम दोनों के अमीर ख़ानदान से थे, इसलिए किसी को इस रिश्ते पर एतराज़ नहीं हुआ। मेरी शादी की पहली रात थी। उसी रात मैंने हवेली में चीखें सुनी थी, एक लड़की की चीखों की पुकार, जैसे वह अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाके देखूं कि आवाज़ें किसकी है, कौन है जो इस तरह तेज़ आवाज़ में चिल्ला रहा है। लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी तो यूं कैसे मुंह उठाकर कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। आधा घंटा की आवाज़ें गूंजती रही। इसके बाद शांति सी छा गई। मुझे सचिन की नींद देखकर बड़ी हैरत हो गई। वह इतने शोर में कैसे सो सकता है। लेकिन कुछ देर के बाद आवाज़ें आनी बंद हो गई थी, जैसे कभी शोर हुआ ही न हो। मैं दोबारा से लेट गई और अब मेरी आंखें नींद से कोसों दूर हो चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चिल्लाने वाली लड़की की तरफ जा रहा था। कौन थी वह लड़की और वह ऐसे क्यों चिल्ला रही थी और उसकी आवाज़ पर सब लोग क्यों खामोश थे, वरना एक हलचल सी मच जानी चाहिए थी। फिर मुझे बहुत डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि जहाँ पे हवेली बनी थी वहाँ आसपास केवल जंगल ही थे। गांव तो 3-4 मील दूर पर था। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आई हुई थी, क्योंकि मुझे रहना ही तो शहर में ही था। शादी से पहले मेरी यह बात तय हुई थी कि शहर में ही इन लोगों का बहुत बड़ा खूबसूरत बंगला हुआ था और हवेली को तो इतनी बड़ी थी कि न जाने यहाँ पर कितने कमरे बने हुए थे। यहाँ का बगीचा बहुत बड़ा बना हुआ था। मुझे तो इस हवेली में घुसते ही किसी महल के जैसे लगने लगा था। मैंने बस थोड़ी सी नज़र डाली थी, लेकिन यहाँ की अमीरी देखकर मेरी आंखें चौंक सी गई थी। मेरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। मैं खुद पर जितना भी गुरूर करती उतना ही कम था। हम दोनों को देखकर सब लोग दिया बाती की जोड़ी कहते थे, मगर आज की रात जो कुछ मैंने सुना था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। न जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद में की वादियों में खो चुकी थी। सुबह सचिन प्यारी सी मुस्कान लिए मुझे जगा रहा था। कहने लगा, उठ जाइए मैडम जी, यह दिल्ली नहीं है जो आराम से चादर तान कर सोई रहोगी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो वह उठ चुका था। सचिन बिस्तर से उठकर अपने कपड़े निकाल रहा था। मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में पड़ा है और तुम्हें वहीं पहनना है। वह मुझसे कहकर वॉशरूम में चल गया। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रात वाली बात शायद मेरा कोई वहम है। मैं वही बात सोचते सोचते ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे ही कमरे से बना हुआ था। इतना भारी भरकम जोड़ा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने फ्रेश होने के बाद बहुत ही मुश्किल से उन कपड़ों को पहना था। सचिन कमरे से जा चुका था
तो कुछ लड़कियां मुझसे पूछकर मेरे कमरे में आई और मुझे जेवरात पहनाने लगी, तैयार करने लगी। जब मैं सज धज कर बाहर आई तो मेरे जेठ जी सामने कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराने लगे। फिर मेरे पास आए और मुझ पर हज़ारों के नोटों की बारिश करके मेरा स्वागत किया। फिर मुझे बाहर ले गए, जहाँ गांव की औरतें मुझे देखने के लिए कब से मेरा इंतज़ार कर रही थी। गर्मी और धूप में न जाने वह कब से बाहर बैठी थी। वह मेरी एक झलक देखने के लिए वहाँ पर बैठी हुई थी। मेरे जेठ जी कहने लगे, यह हमारे घर की नई बहू मालकिन है, सचिन की बीवी। सभी औरतें मुझे नमस्ते करने लगी। मैं थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ नहीं रुक पाई। तेज धूप से मेरी हालत ख़राब कर दी थी। जल्दी जल्दी मैं अंदर गई और अपने कमरे में एसी ऑन करके बैठ गई। पूरा दिन लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। सचिन से भी मेरी मुलाकात बस रात को ही हुई थी, वरना वह पूरा दिन मर्दों के साथ ही रहते थे। गांव की कुछ और रस्में रिवाजें होती थी। पति पत्नी आपस में कम वक्त और दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी, इसलिए लेटते ही मुझे नींद आ गई और सचिन मुझसे कहने लगा कि गांव के माहौल से तुम परेशान हो गई हो। वह मेरी तरफ प्यार से देखने लगा। फिर मैंने आंखें खोली और थोड़ा सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा, सचिन, बस जल्दी से दिल्ली वापस जाने का सोचो। मुझे ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है। मेरी बात पर न जाने क्यों सचिन की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वह बेड पर टेप लगाकर बैठ गया और कहने लगा, अभी तो मेरा ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। मैं नींद में होते हुए भी पूरी आंखें खोलकर उसको घूरने लगी। सचिन, गांव में 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती, यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे घुटन होती है यहाँ के पहनावे से, यहाँ के रहन सहन से। अधिक घुटन के माहौल है। जहाँ पर मेरी बात सुनकर वह किसी गहरी सोच में चला गया। उसने सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर पीने लगा। मैं नींद में चूर थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से मेरी आंख जोर से खुली थी। वही एक लड़की की चीखें पुकार, अपने बचाव के लिए मदद मांगती हुई। मैं तुरंत उठकर बैठ गई और मैंने सचिन को जगा दिया। वह मुझे नींद में देखने लगा। मैंने कहा, सचिन, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात पर सचिन ने नज़रें चुराई और कहने लगा, कैसी आवाज़ है? मुझे यह तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गई। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे तो लड़की की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन सचिन को नहीं आ रही थी। मैंने हैरत से सचिन की तरफ देखा। मैंने कहा कि लड़की की आवाज़ है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? वह कहने लगा, नहीं, मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर वह फिर से सो चुका था और मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या यह सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहा है? इसका मतलब कोई भूत प्रेत है। यह सोचकर मैं डर से कांपने लगी। डर की वजह से मैं सचिन से चिपक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मुझे इस हवेली में एक दिन भी नहीं रुकना था। मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह मैंने सचिन से शहर जाने की बात शुरू कर दी। मैंने कहा, मुझे वापस दिल्ली जाना है। मुझे डर महसूस हो रहा है। मुझे 2 दिन से यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही है, जैसे कोई लड़की मदद के लिए पुकार रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी रो दूंगी। और सचिन मुझे ध्यान से देख रहा था। वह बार बार नजरें चुरा रहा था। वह मुझसे कहने लगा, वर्षों से इस हवेली में ऐसे ही साए हैं। किसी किसी को ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है जैसे कि तुम्हें सुनाई दे रही है, लेकिन उन सायों ने कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। वरना क्या मेरी भाभियां यहाँ रह सकती थी? मुझे सचिन की किसी भी बात से चैन नहीं मिल रहा था। मुझे बस दिल्ली जाने का इंतज़ार था। सुबह नाश्ते के वक्त मेरे जेठ जी ने सचिन से पूछा, तुम दिल्ली वापस कब जा रहे हो? सचिन का चाय का कप हाथों में ही रह गया था। वह
दिल ही दिल में बहुत खुश थी। किसी को तो मेरे गांव से दिल्ली भेजना का ख्याल आया। सचिन ने कहा, भाई जो आपका आदेश। सचिन ने बहुत ही मुश्किल से यह बात कही कि वह अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। सचिन जेठ जी कहने लगे, आज शाम तक तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो, वहाँ के काम देखो जाकर। मैं तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। मैं जल्दी से चाय ख़त्म की और कुर्सी से पीछे खिसका कर खड़ी हो गई। मेरे जेठ जी कहने लगे, बहू आज तुमने नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मुझे अपनी और सचिन की पैकिंग भी करनी है, शाम तक जाना तो टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनकर जेठ जी सचिन को घूरने लगे और कहने लगे, तुमने बहू को यह नहीं बताया कि अब वह यही हवेली में रहेगी? यह बात सुन मेरे दिल पर लग गई और मैं आश्चर्य से सचिन की तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, मैं भूल गया था भाई। मेरे जेठ जी फिर मुझसे कहने लगे, बेटा तुम अब हमारी इज्जत हो और हमारे घर की औरतें हवेली से बाहर कदम नहीं रखती है। तुम यहीं रहोगी, दिल्ली में केवल सचिन ही जाएगा। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई थी कि सचिन ने पहले यह बात मुझे क्यों नहीं बताई। उसने यही कहा था कि कुछ वक्त मुझे गांव में रहना पड़ेगा, फिर वह मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। मैं गुस्से की वजह से कमरे से मैं चली गई। मुझे झूठ बोला गया था। कुछ देर के बाद ही सचिन कमरे में आया और मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे इन भूत बंगले में नहीं रहना। मुझसे झूठ क्यों कहा कि हम दिल्ली में रहेंगे? तुम अपने भाई को जाकर बता दो। मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर बैठकर बहुत ही प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी दिल्ली नहीं ले जा सकता, बस तुम कुछ महीनों यहाँ रह लो, वैसे ही रहो जैसे कि औरतें रहती है, फिर मैं तुम्हें दिल्ली लेकर जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहूंगी। रात के वक्त उन चीखों की आवाज़ें मेरी जान निकाल देती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। वह मुझसे कहने लगा, तुम ठीक हो, ध्यान मत दो, जो भी है तुम्हें कुछ नहीं करेगी, यह मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ। तुम बस कमरा लॉक करके रखना और रात को बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। सचिन की बात ने तो मुझे बहुत डरा दिया था। मैंने कहा, मैं अकेली रात को इस कमरे में नहीं सो सकती। सचिन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा कि ठीक है, मैं भाई से कहकर एक नौकरानी का इंतजाम करवा दूंगा। वह तुम्हारे साथ रात को इस कमरे में सो जाया करेगी, लेकिन तुम बस यह कोशिश करना कि भाई तुमसे कोई शिकायत न हो। मैं इस बात पर सिर हिला दिया। सचिन शाम को दिल्ली के लिए निकल चुका था और मैं अकेली रह गई थी। रात को मेरे साथ इस कमरे में मेरे नौकरानी सोने लगी। वह ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछा लिया करती थी और लेट जाती थी। रात को जब उन चीखों की आवाज़ आती तो मेरी आंखें खुल जाती। मैंने महसूस किया कि जिस वक्त चीखों की आवाज़ आती थी वह नौकरानी भी करवटें बदलती रहती थी। मुझे यह शक होने लगा कि शायद वह भी उन आवाज़ों को सुन रही सकती थी। कई बार मैंने उसे नौकरानी से चीखों के बारे में पूछा तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और वह डर जाती थी। फिर मैं नाम कहकर सर हिलाने लगती और कहने लगती, मैंने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैंने उसके डर से यह तो अंदाज़ लगा दिया था कि कहानी कुछ और ही है, लेकिन उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि वह आवाज़ें तुमने भी सुनाई दी है। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, इस बात का जिक्र हवेली में किसी से भी नहीं करना, वरना बहुत बुरा होगा। उस नौकरानी की बात सुनकर मुझे जानने की चाहत होने लगी कि आखिर मालूम ही है तो सारा माजरा है क्या। मैंने रात को ही जब उन चीखों की आवाज़ सुनी तो यह ठान लिया कि सच्चाई क्या है इसका पता लगा कर ही रहूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यह यकीन हो चुका था कि यह मामला भूत प्रेत का तो नहीं है। रात को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर बैठ खड़ी हो गई और दबे पाँव अपने कमरे के दरवाजे के पास आई और
धीरे से दरवाज़ा खोला। मुझे वह आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मैं धीरे से चलती हुई ऊपर चढ़ गई, जहाँ से वह आवाज़ आ रही है मुझे और भी नज़दीक से सुनाई देने लगी। जब मैं उन आवाज़ों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी तो सामने कमरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे जेठ जी का कमरा था, जहाँ से लड़कियों की चीखने की आवाज़ आ रही थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं वापस नीचे आ गई और अपने कमरे में आकर अपनी बढ़ती दिल की धड़कनों पर काबू पाने लगी। राहुल यानी मेरे जेठ जी के कमरे से आ रही आवाज़ सुनकर मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे भी हो सकते हैं। अपनी बीवी भी जिंदा नहीं है, ना ही उन्होंने दूसरी शादी की है। दुनिया के सामने वह कितने बड़े थे। फिर वह आवाज़ें मैं खुद से ही बात करने लगी। मेरा दिल में बहुत इज्जत थी। मैं उनके बारे में इस तरह से सोच भी नहीं सकती थी। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बेड पर बैठकर रोने लगी। मेरे जेठ और औरतों के साथ नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या है। यह उनका कौन सा रूप था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा था। मेरी पूरी रात जागते हुए कटी थी, क्योंकि मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। सुबह नाश्ते पर वह उसी तरह बैठे मेरी तरफ देखकर चाय पीते हुए कहने लगा, सचिन ने फ़ोन पर बात नहीं की मेरी बहू से, तभी रो रो के आंखें सुजा दी है। उनकी बात से मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर से, सचिन वहाँ बहुत बिजी है, शायद इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज तो मैं उनकी शक्ल देखने का भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था। कैसा दोगला इंसान है। दिन में नेक और रहम दिल बना रहता है और रात को यह सोचकर मेरा शरीर कांपने लगा। मैं सोच चुकी थी कि अब उनका पर्दाफाश करके ही रहूंगी लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रही हूँ। जब मैंने वही आवाज़ें दोबारा सुनी तो मैं फिर से कमरे से बाहर चली गई। कमरे के हॉल में देखने लगी और एक 15 साल की लड़की थी। गांव की लग रही थी। उसके चेहरे पे उसका दर्द साफ साफ पता चल रहा था। वह हाथ जोड़े अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे जेठ जी की बड़ी बेदर्दी से उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। मैं उससे ज़्यादा नहीं देख सकती थी। मैं वापस पलट आई। कैसे भी उसके कमरे में रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने सचिन को फ़ोन किया और कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने क्या हवेली में आत्माएं हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह आवाज़ है गांव की मासूम लड़कियों की, जो तुम्हारे पिता जैसे भाई की हवस का निशाना बनती है। मेरे मुंह में जो जो आ रहा था मैंने सब सचिन से कह दिया। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखना। जैसे हवेली में सभी लोग रहते हैं, वरना तुम्हें राहुल की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। वह तुम्हें जान से मार डालेगा। सचिन की बात सुनकर जिंदगी जितनी हैरान हुई उतनी कम थी। मतलब वो अपने भाई के बारे में यह सारी बातें पहले से ही जानता था और वह भी उनसे मिला हुआ था। इन सब में मैंने फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि बुराई होता मैं देख तो ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो राहुल के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलता। इसलिए मैंने रात होने से पहले ही बीमारी का बहाना बनाया और अपना कमरा लॉक करके अपने कमरे में बंद हो गई। मैं जानती थी कि राहुल कब ऊपर जाता है, इसलिए मैं अपनी पिछली खिड़की से बाहर निकली और पाइपलाइन के सहारे ऊपर की तरफ पहुंच गई। राहुल कमरे से बाहर की खिड़की उस वक्त खुली हुई थी। मैं उस खिड़की के जरिए उस कमरे में पहुंच गई और उसका मेरे और किसी दूल्हे के कमरे की तरह सजाया हुआ था। मैं वहीं खिड़की के पास एक कोने में छिप गई। रात 1 बज रहे। राहुल उस कमरे में आया और सामने सोफे पर बैठ गया। कुछ देर के बाद उसका नौकर शराब की बोतल लेकर आया और सामने टेबल पर रख दिया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। कुछ देर के बाद एक 14 साल की मासूम सी लड़की उस कमरे में आई। वह चिल्ला रही थी, बार बार यह कह रही थी कि उसे
उसके घर वालों के पास जाना है। वो नौकर उस लड़की को कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करके चला गया। राहुल एकदम आराम से सोफे पर बैठा उस लड़की की बेबसी का तमाशा देख रहा था, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी, दरवाज़ा पीट रही थी, अपने बचाव के लिए मदद मांग रही थी, जिसकी चीख पुकार हवेली की बेजान दीवारों में गूंज रही थी। वहाँ के लोग यह जुल्म पर बिल्कुल खामोश थे। यह लड़की जब दरवाज़ा बजा कर थक गई तो राहुल के पास आकर हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, राहुल साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, मुझ पर तरस खाओ। उसकी बातें सुनकर मेरा जेठ गुस्से से उठा और उसके बाल पकड़कर भरी नज़रों से देखते हुए बोला, किसी ने जात की लड़की तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाई। मैं तुझे बताता हूँ कि मेरे सामने जुबान चलाने वालों का मैं क्या अंजाम करता हूँ। यह कहकर उसने उस लड़की की बड़ी जोर से ज़मीन पर पटका, फिर उसकी गर्दन पर अपने पैर से मारने लगा। वह लड़की दर्द से बिलबिला रही थी और मैं यह सब देख नहीं पा रही थी। न जाने कैसे मैंने खुद पर काबू किया, वहाँ खड़ी यह सब देख कर कुछ देख रही थी मैं। फिर मेरे जेठ ने उस लड़की को पकड़कर बिस्तर पर पटका और अपनी सिगरेट जलाकर जैसे ही उसने लड़की के चेहरे पर लगाया, वह लड़की चीख के साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई। राहुल तुरंत वहाँ से पीछे हट। मेरी चीख में वह समझ गया कि कमरे में उस लड़की के अलावा कोई और भी है। इससे पहले वह मुझे ढूंढता मैं उसी खिड़की से बाहर निकल गई, लेकिन शायद वह मुझे देख चुका था, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल जासूस तो नहीं थी। एक आम सी लड़की थी। मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते नीचे उतर गई, लेकिन अपने कमरे में जाने के बजाय मैं हवेली के पीछे चली गई। मैं वहीं जाकर छुप गई। मुझे पूरी हवेली में हलचल सी महसूस हुई थी। बहुत से कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं एक घनी झाड़ी में छुप गई। बहुत से नौकर टॉर्च जलाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं तो सांस लेना भी भूल गई थी। मुझे डर था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर के बाद नौकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली। मैं एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गई। वह हवेली की दीवारों से चिपका हुआ था। उस पेड़ पर चढ़कर मैंने दीवार से दूसरी तरफ देखा तो वहाँ एक जंगल था। मैं वहाँ कूद गई। मैं नहीं जानती थी कि उस जंगल के पार करने के बाद कहाँ पहुँच जाऊंगी, लेकिन मैं लगातार भाग रही थी। सुबह तक मैं भागती रही। ऐसे ही हल्की हल्की रोशनी हुई। मैं सड़क पर पहुंची थी। उसी वक्त एक बस दिल्ली जाने के लिए वहां से गुजर रही थी। मैं उस बस में बैठ गई और पूरे रास्ते भर मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपा रखा था। दिल्ली पहुंचते ही मैंने अपने पापा के दोस्त को, जो आईपीएस ऑफिसर थे, उन्हें यह वीडियो दिखा दी। मेरी वजह से उस गांव के इन घिनौने खेल का किस्सा खत्म हो चुका था और राहुल के साथ साथ सचिन भी पकड़ा गया था। वो लोग गांव के कम उम्र लड़कियों के साथ गलत करके उन्हें दूसरे देश भेजते थे और कुछ को मार देते थे, और मेरे पति दिल्ली में वही काम करते थे और इसलिए वह मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए थे। मैंने अब सचिन से तलाक ले लिया था, क्योंकि मुझे ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। जो मुझे खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।